Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 3 जून का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। फर्स्ट इज, आज का इंस्पिरेशनल कोट कह रहा है, मकड़ी जैसे मत उलझो आप गम के ताने बाने में, तितली जैसे रंग बिखेरो हंसकर इस जमाने में। बिल्कुल खुशी के साथ, हंसी के साथ हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब हम हैप्पीनेस के साथ अपनी चीजों को, अपने काम को करते हैं खुश रहते हुए, तो बहुत सारे काम्स इंटरेस्टिंग हो जाते हैं डियर। ठीक है, तो बिल्कुल सही लिखा है, मकड़ी जैसे मत उलझो आप गम के ताने बाने में, तितली जैसे रंग बिखेरो हंसकर इस जमाने में। ठीक है, इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ हम चलेंगे, अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। डियर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेस से सिलेक्टेड न्यूज कंपाइल करके तैयार की जाती हैं, जो कि सेशन आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। ठीक है, और इस सेशन में पहले करंट अफेयर्स का डिस्कशन होता है, करंट न्यूज का डिस्कशन होता है, इसके बाद में हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी न्यूज को, बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ। फर्स्ट न्यूज आ रही है अपॉइंटमेंट से। जस्टिस ऑक्सटाइन जॉर्ज मसीह को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो डायरेक्टली अपॉइंटमेंट से न्यूज निकल कर आ रही है डियर, जस्टिस ऑक्सटाइन जॉर्ज मसीह का अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट के, राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। कैसे न्यूज को कनेक्ट करेंगे, कैसे पॉइंट्स और फैक्ट्स को देखेंगे, तो चलिए फटाफट से चलते हैं फैक्ट्स की तरफ। तो भाई फर्स्ट इज कैसे कनेक्ट करें, तो डायरेक्टली जस्टिस जस्टिस ऑक्सटाइन जॉर्ज मसीह, ऐसे एरो बना देंगे, है ना। जस्टिस ऑक्सटाइन जॉर्ज मसीह, ठीक है, क्या है, अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट है डियर, राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट के सीजीआई। ठीक है, तो ये इस तरह से पॉइंट्स फैक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, जस्टिस ऑक्सटाइन जॉर्ज मसीह अपॉइंटेड हुए हैं सीजीआई के रूप में। और अगर हम बात करें राजस्थान हाई कोर्ट की, तो इन विच, किस नंबर के हैं, 41st राजस्थान हाई कोर्ट के आपके मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, और कनेक्ट अगर हम करें कि इनको शपथ किसने दिलाई है, तो भाई न्यायमूर्ति जस्टिस ऑक्सटाइन जॉर्ज मसीह वॉज स्वर्न इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट पे, गवर्नर कलराज मिश्र एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस टू ऑक्सटाइन जॉर्ज मसीह। इनको पद की शपथ किसने दिलाई, राज्यपाल कलराज मिश्र जी ने। ठीक है, ओथ किसने दिलाई है, कलराज मिश्रा। ठीक है, फिर न्यायमूर्ति ऑक्सटाइन जॉर्ज मसीह ने राजस्थान के उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, 41वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो आई होप आपको ये न्यूज पूरी तरीके से क्लियर हो रही होगी, सारे पॉइंट्स एंड फैक्ट्स क्या होंगे, क्लियर होंगे। क्लियर है सभी को? ठीक है, बिल्कुल। तो फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे, ठीक है ना।
जो भी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट्स लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से आप लोग ले लेंगे, ठीक है। सीधा सा देखिए न्यूज है। फर्स्ट इज जस्टिस ऑक्सटाइन जॉर्ज मसीह हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। फिर हम लोगों ने पॉइंट्स देखे। फर्स्ट पॉइंट, जस्टिस ऑक्सटाइन जॉर्ज मसीह वॉज सॉर्न इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। वही मैंने यहां पर जस्टिस ऑक्सटाइन जॉर्ज मसीह इस तरह से आपने लिख लिया, अपॉइंटमेंट लिख दिया, राजस्थान हाई कोर्ट लिख दिया, ठीक है, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। किस नंबर के डियर? 41st है। अपॉइंटमेंट है। ओथ किसने दिलाई? हमारे राज्यपाल कलराज मिश्रा जी ने इनको क्या दिलाई है? शपथ दिलाई है, ठीक है ना। तो आई होप इतना क्लियर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन मेघालय फ्रॉम 1 जून 2023। डियर बात क्या हो रही है यहां पर? इंडिया और यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है, यूरोपीय संघ की बात हो रही है। ये जो सम्मेलन है ये आयोजित किया जा रहा है कहां पर? मेघालय में। कब? 1 जून 2023 को। देखते हैं क्या पॉइंट्स, क्या फैक्ट्स बनने वाले हैं। वन बाय वन उसी तरह से कनेक्ट करेंगे न्यूज को और याद रखने के लिए फिगर को क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। तो चलिए चलते हैं पॉइंट्स की तरफ, फैक्ट्स की तरफ। फर्स्ट इज, देखिए सबसे पहले भाई कैसे हमें ध्यान रखेंगे, तो सबसे पहले इंडिया इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, एरो, ठीक है, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। डायरेक्टली कनेक्ट, हमें एक पॉइंट उठाना है और उस पॉइंट से पूरी पूरी न्यूज को क्या करना है? बाइफरगेट करना है, जैसे एक एक पॉइंट हम ध्यान रख सके। तो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन भाई क्या है? कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है, कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी। अब ये कनेक्टिविटी जो है कॉन्फ्रेंस टू बी ऑर्गेनाइज्ड, कॉन्फ्रेंस होगी, कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस टू बी ऑर्गेनाइज्ड, टू बी ऑर्गेनाइज्ड, टू बी ऑर्गेनाइज्ड। भाई ये कहां पर ऑर्गेनाइज हो रही है? मेघालय में, इन मेघालय, इन मेघालय, मेघालय में ऑर्गेनाइज हो रही है। डियर कब ऑर्गेनाइज होगी? 1 जून को, 1 जून को ऑर्गेनाइज हुई है, 1 जून को, 1 जून है ना, मेघालय में ऑर्गेनाइज हुई है। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है, ठीक है। इसको अगर हम बात करें, इसकी इनॉग्रेशन, इसका लॉन्चिंग किसने किया है? तो भाई किसने किया है? सीएम, हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं मेघालय के, कोनार्ड संगमा, ठीक है, कोनार्ड संगमा, चीफ मिनिस्टर कोनार्ड संगमा। कमेंट बॉक्स में फटाफट से आप लोग मेघालय के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। मेघालय की कैपिटल है ना, मेघालय के चीफ मिनिस्टर बता ही दिए हैं, मेघालय के गवर्नर, फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं पॉइंट्स पे, देखिए क्या लिखा है। फर्स्ट पॉइंट इज, पहले हमने फिगर देखा, देन बाद में देखते हैं कि हम पॉइंट्स क्या निकल कर आ रहा है। पहला क्या पॉइंट क्या बोल रहा है? द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, European Union delegation to India and the Asian Confluence are jointly organizing the India and European Union Connectivity Conference in Meghalaya from 1 June, ठीक है ना। वही पॉइंट अपने देखा, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस टू बी ऑर्गेनाइज कहां हो रही है? मेघालय में हो रही है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, इट विल बी इनॉग्रेटेड, किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? इनॉग्रेट किया गया है मेघालय के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, मेघालय के चीफ मिनिस्टर कोनार्ड संगमा जी के द्वारा इसको क्या किया गया है? इनॉग्रेट किया गया है। एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, राजकुमार रंजन सिंह भी यहां पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर भी यहां पर क्या रहे हैं? मौजूद रहे हैं। सेम फैक्ट्स आपके हिंदी में भी अवेलेबल हैं। विदेश मंत्रालय भारत में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधिमंडल और एशियाई संगम संयुक्त रूप से 1 जून को मेघालय में भारत यूरोपीय संघ संपर्क सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसका उद्घाटन मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा और विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह करेंगे। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा, बिल्कुल एक पूरी तरह से फैक्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन मेघालय किसके द्वारा इनॉग्रेट हुआ है? कोनार्ड संगमा जी के द्वारा इनॉग्रेट हुआ है, ठीक है। इसी के साथ ही हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट फैक्ट की तरफ।
नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं भाई, 2 दिवसीय सम्मेलन जो है इसका उद्देश्य क्या है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और भारत के जो पड़ोसी देश हैं, नेबरिंग कंट्रीज की हम बात कर लें, नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें या फिर हम बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी निवेश है ना, कनेक्टिविटी निवेश को बढ़ावा देने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए किया गया है। नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश की बात हो रही है, बूस्टिंग कनेक्टिविटी इन्वेस्टमेंट है ना, कनेक्टिविटी इन्वेस्टमेंट क्लियर है डियर इतना। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन मेघालय में हुआ है ना, किसके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा जी के द्वारा, चीफ मिनिस्टर। 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, नॉर्थर्न स्टेट्स हैं आपके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ 2 days कॉन्फ्रेंस इन एक्सप्लेन पॉसिबिलिटीज बूस्टिंग कनेक्टिविटी इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड विद इंडियाज नेबर नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड इंडियाज नेबर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं को तलाशने के लिए ये आपकी कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस रखी गई है। क्लियर है इतना सभी को, ऑब्जेक्टिव क्लियर है डियर, है ना। देखिए बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, लेकिन डिटेल्स में जो जो पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। न्यूज किस कैटेगरी में जाएगी, टू द पॉइंट की कैटेगरी में जाएगी। क्लियर है इतना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी की बात हो रही है। जैसे कल भी देखा होगा आपने, न्यूज में हमने डिस्कस किया था, साउथ अफ्रीका और नामीबिया 2 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं। बिल्कुल डियर, जो हमने बात की थी कि साउथ अफ्रीका में कौन सा 30th केप टाउन में है ना, आपका एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी है ना, साउथ अफ्रीका के साथ हमने, जो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच के रिलेशंस हैं उनको लेकर। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर अर्ज ब्रिक्स कंट्रीज, और ब्रिक्स कंट्रीज डियर दैट इज आप सभी जानते हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, कंट्रीज टू मेक सिंसियर एफर्ट्स टू रिफॉर्म यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है, कॉम्बैट टेररिज्म को लेकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत बार मुद्दे उठाए जाते हैं, टाइम टू टाइम है ना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स देशों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करने, आतंकवाद से निपटने के लिए गंभीर प्रयासों को करने का आग्रह किया है। डियर अगर हम बात करें इसकी, तो ये एडिटोरियल के पार्ट पे जाएगा, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल रिलेशंस की यहां पर बात हो रही है। जैसा कि अभी साउथ अफ्रीका और नामीबिया की यात्रा पर हैं, कल ही हमने ये न्यूज आपके साथ डिस्कस की थी, और नामीबिया की यात्रा पर जाने वाले ये पहले फर्स्ट एवर आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हो रहे हैं। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंस दिया था इस न्यूज को, ठीक है। क्या पॉइंट्स, क्या फैक्ट्स हो रहे हैं, फटाफट से हम लोग चलेंगे और फाइनली इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फैक्ट्स की तरफ, पॉइंट्स की तरफ। किस तरह से कनेक्ट करेंगे, देखिए पहले कनेक्टिंग हम बना लेते हैं एस जयशंकर, हमने लिख दिया एस जयशंकर, एस जयशंकर, एरो बना दिया, एस जयशंकर एंड एरो बना दिया। अब यहां पर हमने क्या लिख दिया, ब्रिक्स, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है, ब्रिक्स लिख दिया। और क्या बात की हमने, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात की है, तो हमने यहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। किसको लेकर हमने बात की, कॉम्बैट टेररिज्म, कॉम्बैट टेररिज्म, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें हेल्थ, एनर्जी एंड हेल्थ, एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी, एंड फूड सिक्योरिटी, ठीक है। तो डायरेक्टली अब देखते हैं क्या पॉइंट्स में क्या थ्योरी के पार्ट पे लिखा हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स देशों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार के लिए अपनी ईमानदारी प्रदर्शित करने का आह्वान किया है। कल केपटाउन में, जैसा कि कल ही न्यूज में हमने डिस्कस किया था, केपटाउन में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा 2 दशकों से हमने बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार की मांग सुनी है, लेकिन हमें लगातार क्या निराशा हाथ लग रही है, जितने हमें रिजल्ट्स मिलने चाहिए उतने रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं।
तो डियर फटाफट से यहां पर आप चाहेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो भी लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं फटाफट से आप लोग ले लेंगे, ठीक है। एस जयशंकर ब्रिक्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, कल की न्यूज से इसको कनेक्ट करते हुए चलेंगे, क्या मीटिंग में बात हुई है, क्या डिस्कशन हुए हैं, वही यहां पर डिस्कस किया जा रहा है। कॉम्बैट टेररिज्म, हेल्थ, एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा स्वास्थ्य, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाले हाल के अनुभव केवल इस नाजुकता को उजागर करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने इन मुद्दों को G20 के समक्ष रखने के लिए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ अभ्यास भी किया है। बिल्कुल देखिए यहां पर क्या पॉइंट की बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं यहां पर कि G20 की अगर हम बात करें तो ये हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ एक्सरसाइज, ठीक है, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ एक्सरसाइज टू प्लेस द इशू बिफोर द G20। G20 की अध्यक्षता भाई पता ही आपको इंडिया कर रहा है। तो फाइनली विदेश मंत्री ने कहा कि इन सारी चीजों को लेते हुए इन मुद्दों को हमने G20 में भी उठाया है और G20 के समक्ष रखने के लिए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ एक्सरसाइज को क्या किया है, यहां पर यूज किया है, ठीक है ना। तो लास्ट इज यहां से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एस जयशंकर ब्रिक्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, कॉम्बैट टेररिज्म, हेल्थ, एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी, है ना। और फिर वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ एक्सरसाइज के जरिए इसको G20 के समक्ष हमने रखने की बात की, रखने की कोशिश, रखने का प्रयास किया है। कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या, भारत आग्रह करता है कि ब्रिक्स इस पर विशेष ध्यान दे और आर्थिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दे जो राजनीतिक लोकतांत्रिकरण के लिए बहुत आवश्यक है। डॉक्टर एस जयशंकर जी ने बोला है, अर्ज किया है ब्रिक्स के साथ कि जो भी ब्रिक्स नेशन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, गिव्स इट पर्टिकुलर कंसिडरेशन एंड प्रमोट टू इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस किया जाए जिससे इकोनॉमी को अच्छे से बूस्टअप किया जा सके, पॉलिटिकल डेमोक्रेटाइजेशन हो सके, ठीक है ना। तो लोकतांत्रिक, राजनीतिक लोकतांत्रिक के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है डियर। बिल्कुल ये बिल्कुल इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर न्यूज है, बिल्कुल एडिटोरियल के पार्ट पे आपको देखने को मिल सकता है। तो आई होप ये न्यूज आपको क्लियर हुई होगी। क्लियर है ना डियर। चलिए देखिए फर्स्ट स्टेज हमने कैसे यहां पर डिस्कस किया। सबसे पहले एस जयशंकर जी की बात की, ब्रिक्स देशों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार, आतंकवाद निपटने के लिए गंभीर प्रयास करने का आग्रह किया। फिर हमने एक ये फिगर क्रिएट किया, है ना, इस तरह से हमने कनेक्ट किया इसको। और लास्ट स्टेज, लास्ट क्लास में कल भी जो न्यूज डिस्कस की थी वहां से भी इसको कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा क्योंकि वही बात हो रही है केपटाउन में जो हुआ था। नेक्स्ट इज, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है अपॉइंटमेंट से। एयर मार्शल राजेश कुमार आनंद जी की बात हो रही है और यह भी अपॉइंटमेंट निकल कर आ रहा है। अपॉइंटेड एज एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन। एयर मार्शल राजेश कुमार आनंद को एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन AOA के रूप में नियुक्त किया गया है। डायरेक्टली वन लाइनर न्यूज है, अपॉइंटमेंट है। तो चलिए फटाफट से इसको कनेक्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम इसको देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो एयर मार्शल राजेश कुमार आनंद, तो डायरेक्टली लिख लेंगे एयर मार्शल राजेश कुमार आनंद, ठीक है, एयर मार्शल राजेश कुमार आनंद। अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट डियर ये कहां पर है, तो एयर ऑफिसर इंचार्ज, एयर ऑफिसर इंचार्ज AOA, एयर ऑफिसर इंचार्ज, ठीक है। एज अ एयर ऑफिसर इंचार्ज के रूप में इनको क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं। प्रायर टू हिज करंट अपॉइंटमेंट ही वाज डायरेक्टर जनरल एट एयर हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली। अपनी वर्तमान नियुक्ति से पहले वह वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक यानी आपके डायरेक्टर जनरल के पद पर क्या थे, कार्यरत थे। हिज करंट अपॉइंटमेंट। फिर फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ही वाज अवार्डेड द विशिष्ट सेवा मेडल बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन जनवरी 2022। भाई अगर हम राजेश कुमार आनंद जी की बात करें, देखिए एक और पॉइंट यहां पर निकल कर आया, तो विशिष्ट सेवा मेडल भी इनको मिला हुआ है। तो फाइनली यहां पर कनेक्ट कर लेंगे विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा
मेडल कब मिला है भाई? जनवरी 2022, जनवरी 2022, ठीक है ना। तो उनकी विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें जनवरी 2022 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया है। तो ये पॉइंट और फैक्ट्स बन रहे हैं जो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। डायरेक्टली अपॉइंटमेंट था किसका? एयर मार्शल राजेश कुमार आनंद जी का। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना, इतना क्लियर है सभी को? ओके, वेरी गुड, ठीक है, डन है इतना। चलिए, डायरेक्टली अपॉइंटमेंट था। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आ रही है, गवर्नमेंट टू वेव्स ऑफ ISTS चार्जेस फॉर ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट। अब तटीय पवन परियोजनाओं के लिए सरकार ISTS शुल्क माफी करेगी। भाई गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट करने की बात की है, ISTS के लिए चार्जेस को छूट देने की बात की है पूरी तरीके से, और ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया की यहां पर बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इस न्यूज को कनेक्ट करने वाले हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले देखो थ्योरी के पार्ट पे क्या लिखा है, द गवर्नमेंट हैज एग्जेम्प्टेड ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स फ्रॉम इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस। ISTS स्टैंड्स फॉर है इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस एंड एग्जेम्प्टेड ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया, ठीक है डियर। चलिए देखते हैं कैसे न्यूज कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिख लिया ISTS स्टैंड्स फॉर इंटर स्टेट। देखिए अगर हमें पॉइंट उठाना आ गया कि कहां से हम न्यूज को कनेक्ट करें, कहां से पॉइंट्स को लेकर जाएं, तो बहुत आसानी से हम पूरी की पूरी न्यूज को क्या कर लेते हैं, बाइफरगेट कर लेते हैं। तो पहले हमने लिखा ISTS यानी इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस, ठीक है, ट्रांसमिशन चार्जेस, एरो आ गया, ठीक है। क्या बोला है गवर्नमेंट ने? एग्जेम्प्ट करने की बात की है, गवर्नमेंट एग्जेम्प्टेड, छूट देने की बात की है, एग्जेम्प्टेड, ठीक है। किसके लिए छूट देने की बात की है? ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया। तो यहां पर हमने लिख दिया ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया, ठीक है डियर। अब ये छूट देने की बात कब तक की गई है? टिल डेट। क्या कोई डेट भी है? जी हां, बिल्कुल डेट है डियर। इस डेट्स को बढ़ा दिया गया है 31 दिसंबर 2032, 31 दिसंबर 2032 यानी 2032 से पहले अगर कोई ले लेता है फाइनली, तो उसे यहां पर ये छूट मिलने वाली है। और 25 ईयर तक उसे क्या मिलेगा? 25 ईयर्स तक कंप्लीट वेवर उसे मिलेगा, ठीक है ना। 25 ईयर तक उसे कंप्लीट वेवर मिलेगा, 25 ईयर। तो यहीं पर ऐड कर लेंगे 25 ईयर, इट्स अ कंप्लीट वेवर, ठीक है डियर। क्लियर है इतना? ठीक है। सरकार ने अब तटीय पवन परियोजनाओं को अंतरराज्य पारेषण शुल्क ISTS शुल्क में छूट दी है और हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया को छूट दी है। तो बिल्कुल ये कनेक्ट हो गया है। फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। बिल्कुल, अगर न्यूज को हम पॉइंट्स उठाना सीख लें कि कहां से हम इसको लेकर चलें, कैसे हम इसे बाइफरगेट करें जिससे हम आसानी से समझ सकें, तो बहुत ही आसानी से हम सारे के सारे फैक्ट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है डियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं। देखिए अभी हमने डेट्स की बात की पॉइंट्स पे, यहां पर भी आ जाएं तो द मिनिस्ट्री ऑफ पावर आर कंप्लीट वेवर ऑफ ISTS चार्जेस हैज बीन फॉर ऑफशोर विंड पावर प्रोजेक्ट कमीशनड ऑन बिफोर 31 दिसंबर 2032। ये जो डिस्कस है, देखिए जो यहां पे पॉइंट बता रहे हैं, हमने पहले ही वहां पर क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। फॉर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। अभी जस्ट हमने बात की फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। विद्युत मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2032 को या उससे पहले शुरू की गई, है ना, 31 दिसंबर 2032 या उससे पहले शुरू की गई अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाएं जो हैं, उनके लिए परियोजना शुरू होने की तारीख से 25 साल तक की अवधि की तक ISTS शुल्कों को पूरी तरह से क्या दिया जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीट वेवर दिया जाएगा, पूरी तरीके से छूट दी जाएगी। तो जो पॉइंट हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं वो इससे पहले ही हमने यहां पर फैक्ट्स में, इनको फिगर्स में हमने क्या कर लिया है, कनेक्ट कर लिया है ना डियर। क्लियर है इतना सभी को? क्लियर हो रहा है? चलिए वेरी गुड, ठीक है डियर।
चलिए बिल्कुल देखते हैं। देखिए फर्स्ट इज क्या हमने देखा, सबसे पहले अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए सरकार ISTS शुल्क में माफी देगी, माफ करेगी, ये बात की गई। फिर ISTS इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट करेगी 31 दिसंबर 2023 तक। 25 ईयर तक के लिए कंप्लीट वेवर रहेगा ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया के लिए। फिर एक ये पॉइंट आया यहां पर, सेम एज वेल एज वही पॉइंट हमने अपने फिगर में क्या कर लिया था, ऐड कर लिया था। तो चलते हैं इसके बाद लास्ट इज देखिए क्या बात कर रहे हैं, द ISTS exemption of green hydrogen and green ammonia project has been extended from 30th June 2025 to December 31st December 2030। हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया की परियोजनाओं के लिए ISTS छूट को 30 जून 2025 था पहले, इसको बढ़ाकर 31 दिसंबर 2030 कर दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन इसके आगे भी अभी हमने देखा ना 32, तो डियर ये 30 कर दिया गया, लेकिन 32 तक, इसके बाद कंप्लीट वेवर हमको कब तक मिलेगा, 2032 तक मिलेगा, ठीक है डियर। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ, तो चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है यूपीआई से। यूपीआई हिट्स रिकॉर्ड 9 मिलियन ट्रांजैक्शन वर्थ ₹14 लाख करोड़। डियर आप समझ पा रहे होंगे यूपीआई ने हिट किया है, मई मंथ कंप्लीट हो चुका है, तो मई मंथ का डेटा निकल कर आ चुका है, यानी मई मंथ में 9 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं। कितने ट्रांजैक्शंस हुए? 9 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं। और कितना अमाउंट है, 14 लाख करोड़ का जो अमाउंट है वो 9 बिलियन ट्रांजैक्शंस के साथ क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है, ठीक है। चलिए वन बाय वन डिटेल्स में फैक्ट्स को देखेंगे। चलिए कनेक्ट करते हैं न्यूज को, देखते हैं कैसे। तो डायरेक्टली कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भैया, जितना बताते जाएं फिगर में, ऐड करते जाओ, ध्यान से सुनते जाओ, समझते जाओ, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। यूपीआई मेड 2023, मेड 2023, ठीक है ना, मेड 2023। कितने अमाउंट की बात की है? 14 लाख करोड़, 14 लाख करोड़ ये अमाउंट है जो ट्रांजैक्शन होकर गया है। लेकिन ट्रांजैक्शंस को कितना अमाउंट यहां पे बोला है, अप्रॉक्सीमेट यार 9 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं। कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं? 9 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं। अगर एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो 9.41 बिलियन, 9.41 बिलियन। बहुत ही सिंपल सी न्यूज है, लेकिन जब आती है ना तो हमें लगता है पता नहीं क्या बात बता रहे हैं, ये क्या डिस्कशन हो रहा है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा देखिए, बाइफरगेट हो गया 9.41 बिलियन। क्या लिखा हुआ है? द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई रजिस्टर्ड रिकॉर्ड मोर देन 9 बिलियन ट्रांजैक्शंस लास्ट मंथ अमाउंटिंग टू ओवर 14 लाख करोड़ रुपीज। सेम एज वेल एज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ने पिछले महीने 14 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि के 9 अरब से अधिक लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज किया है। डियर अगर हम बात करें यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी है ना, इतना फास्ट, इतना स्मूथ, और कोई भी इसके आगे टिकता नहीं है यूपीआई के आगे। यूपीआई की अगर हम बात करें तो ये 2016 से आपका शुरू हुआ और फाइनली भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के अनुसार यूपीआई ने मई 2023 में कुल 9.41 बिलियन का लेन देन दर्ज किया है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अभी बताइए, हाल ही में एनपीसीआई के डेटा के अनुसार, यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि मई 2023 में जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो कितने ट्रांजैक्शन हुए? 9.41 बिलियन, ठीक है डियर। आई होप बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। कल एक कैंडिडेट बोल रहे थे सर न्यूज़ेस याद नहीं होती। डियर इस तरह से आप पॉइंट्स और फैक्ट्स में करने की कोशिश करेंगे तो कोई भी ऐसी न्यूज नहीं होगी जो आपको याद नहीं रहेगी, ठीक है। एक एक पॉइंट याद रहेगा। यूपीआई 9.4 बिलियन ट्रांजैक्शंस, अमाउंट कितना है? 14 लाख करोड़। अमाउंट कितना है? 14 लाख करोड़, ठीक है डियर। चलिए कुछ और पॉइंट ऐड करते हैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से। हम बात कर लें जनवरी की, जनवरी 2023 2023 की बात हो रही है। जनवरी मंथ की बात करें, फेब की बात करें, मार्च की बात करें, तो यहां पर ये मंथ्स जो प्रीवियस मंथ्स हैं जो आपके जा चुके हैं उनकी हम बात करें तो जनवरी में जो डियर ये ट्रांजैक्शंस हुआ था वो कितना था? 8 बिलियन था। जनवरी में ट्रांजैक्शन कितना था? 8 बिलियन था। फिर फेब की अगर हम बात करें तो फेब में ट्रांजैक्शन 7.5 बिलियन हुआ था, 7.5 बिलियन। तो पॉइंट और फैक्ट्स नोट करते हुए चलते चलेंगे। मार्च की बात करें तो मार्च में 8.7 बिलियन गया था, 8.7 बिलियन।
फिर हम बात करें डियर किसकी, अप्रैल की। अप्रैल की बात करें तो 8.89 बिलियन, अप्रैल 8.89 बिलियन, ठीक है, 8.89 बिलियन। और मई में तो आप देख ही रहे हो कितना गया है, 9.41, सॉरी 9.41 बिलियन। ठीक है डियर, क्लियर है यहां तक? कोई फैक्ट, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, इसके साथ देखो एक और पॉइंट हम ऐड करेंगे। अगर हम बात कर लें डियर 2022 एंड 23 की, ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिस्कस करते हैं 2022 और 23 में कि 2022-23 में हमने कितना अमाउंट रखा था, या 2022-23 में क्या रिकॉर्ड्स ब्रेक किए थे। ठीक है, तो जनवरी का देखो क्लियर होगा 8 बिलियन, है ना, जनवरी का क्लियर होगा आपको 8 बिलियन रहा, फेब में 7.5 बिलियन, मार्च में 8.7 बिलियन, है ना, अप्रैल में 8.89 बिलियन। लेकिन लेटेस्ट का अभी मई का है, तो मई का ही पूछा जाएगा कि मई में कितना रहा है, 9.41 बिलियन। ठीक है, एज अ इंफॉर्मेशन आप इसके पिछले मंथ्स भी, प्रीवियस मंथ्स भी जो रहे थे ट्रांजेक्शंस, वो भी आपको क्या रखने होते हैं, वो टाइम टू टाइम हम लोग डिस्कस करते चलते हैं, तो पूरा एक कनेक्ट बनता जाता है, लिंक बनता जाता है उस न्यूज का। ठीक है ना, मई मंथ जैसे ही कंप्लीट हुआ डेटा एंड फैक्ट्स आने लगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट इज अगर हम बात करें 2022-23 की, तो डियर 2022 एंड 23 जो फाइनेंशियल ईयर आपका कंप्लीट हो गया, यानी हम बात करें FY23 की, तो FY23 में जो ट्रांजेक्शंस थे वो ट्रांजेक्शंस कितने हुए थे डियर? अगर हम बात करें तो 83 मिलियन, 83 मिलियन, ठीक है, 83 बिलियन होगा डियर, आई होप बाय डिफॉल्ट, है ना, 83 बिलियन, वही मैं कहूं कि लिख में रहा हूं मिलियन, है ना, तो 83 बिलियन। ठीक है, तो FY23 में कितना हुआ, यानी 2022 और 23 में अगर हम बात करें 83 बिलियन के ट्रांजैक्शंस हुए, अमाउंट्स कितना निकल कर आया, 139 लाख करोड़। तो डियर बिल्कुल ये पॉइंट आपको लास्ट ईयर का फैक्ट ध्यान करके रखना है, डायरेक्टली कहीं ना कहीं इंटरव्यूज में या एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। FY23 पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना रहा था, तो ये पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, और अब हम मंथ वाइज बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, यूपीआई ने इस साल जनवरी में 8 अरब, फरवरी में, अच्छा वही पॉइंट जो हम लोग देख चुके हैं, वही पॉइंट बता रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भुगतान ने प्रणाली में 83 बिलियन लेन देन और संसाधित किए, जिसकी राशि 139 लाख करोड़ है। तो बिल्कुल आपको फैक्ट्स क्लियर होंगे, आई होप, है ना। चलते हैं, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, India's homegrown payment system unified payment interface UPI is one of the globally expected payment system and has emerged as a trusted payment mode ever since its launch in 2016। भाई अगर हम भारत की घरेलू भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की बात करें, यूपीआई की बात करें, तो विश्व स्तर पर स्वीकृत भुगतान प्रणालियों में से एक है, और यह 2016 में लॉन्च होने के बाद से एक विश्वसनीय भुगतान मोड के रूप में उभर कर सामने आया है। तो आई होप आपको न्यूज बिल्कुल क्लियर हुई होगी, क्रिस्टल क्लियर होगी। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है कोल प्रोडक्शन को लेकर डियर। कोल प्रोडक्शन की बात हो रही है, गोज अप टू 76.26 मिलियन टन इन मई 2023। मई 2023 में कोयले का उत्पादन बढ़कर 76.26 मिलियन टन हो गया है। ठीक है, डायरेक्टली यहां से भी ये जो प्रोडक्शन निकल कर आ रहा है एग्जाम का पार्ट बन जाता है, तो हम डायरेक्टली ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। हमें देखिए लास्ट ईयर का भी यहां पे दिया हुआ है, मई 2022 की अगर हम बात करें तो यहां पर इन्होंने बताया हुआ है 71.21 मिलियन मीट्रिक टन था, और ये 7.10 के परसेंट के साथ ग्रोथ हुआ, और फाइनल निकल कर कितना आया, 76.26 मीट्रिक टन फाइनली। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, वही बात यहां पर की गई है। तो चलिए न्यूज को कनेक्ट करते हैं, देखते हैं, चलते हैं पॉइंट्स की तरफ। तो फर्स्ट इज भाई कैसे ध्यान रखोगे, कोल प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन, ठीक है, कोल प्रोडक्शन एरो आ जाएगा, कितना 7.10% का ग्रोथ है,
7.10% का ग्रोथ है। कितना मीट्रिक टन निकल कर आ रहा था? मिलियन टन, 76.26 मिलियन टन। ठीक है, फिर ये जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं कब से? मई 2022 टू मई 2023। ठीक है, तो कोयला मंत्रालय ने 23 मई के महीने के दौरान कुल कोयला उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि के साथ एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जो 76.26 मिलियन टन तक पहुंच गया है। 22 मई के 71.21 एमटी के आंकड़े को पार कर गया, जो कि वृद्धि प्रतिनिधित्व करता है कितना? 7.10%। 7.10%। 1 सेकेंड इज चलिए, सॉरी डियर। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट एक और पॉइंट यहां पर डियर देखिए निकल कर आ रहा है। बात हो रही है द कॉम्युलेटिव कोल प्रोडक्शन की। अगर बात करें, हैज सीन क्वांटम जंप ऑफ 149.41 मिलियन टन इन FY23 एज कंपेयर्ड 138.41 मीट्रिक टन इन FY22 विद अ ग्रोथ ऑफ 7.94%। यानी डियर यहां पर पूरी तरीके से क्यूमुलेटिव कोल प्रोडक्शन की बात हो रही है 7.94 की वृद्धि के साथ। वित्त वर्ष 22 में अगर हम बात करें तो ये आपका वित्त वर्ष 22 में बात करें तो ऐसे लिख लेंगे FY22 में ये कितना था? 138.41 मीट्रिक टन। ठीक है ना, और वित्त वर्ष FY23 में ये कितना हुआ? FY23 में ये टोटल फाइनल निकल कर आया 149.41। तो डियर ये जो क्यूमुलेटिव कोल प्रोडक्शन आया है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है या मंथ्स के बिहाफ से भी पूछ सकता है, क्योंकि न्यूज में डायरेक्टली वही था। ठीक है, ये अंदर के फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं, जो कनेक्टिंग फैक्ट्स होते हैं वो। ठीक है, कितना? 7.94% का यहां पर ग्रोथ निकल कर आ रहा है। ठीक है ना, तो ग्रोथ कितने का है? 7.94% का, 138.41 एमटी से 149.41 एमटी तक। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, पीएम एड्रेसेस 350वीं ईयर ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज कोरोनेशन डे। भाई हम बात करें प्रधानमंत्री छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस की 350वीं वर्षगांठ को संबोधित किया है, एड्रेस किया है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा एड्रेस किया गया है, तो बिल्कुल अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, तो चलिए कनेक्ट करते हैं न्यूज को, देखते हैं फैक्ट्स की तरफ, चलते हैं फैक्ट्स की तरफ कैसे एड्रेस करेंगे। तो डियर हम बात कर ले पहले देखिए कुछ पॉइंट्स की, वन लाइनर पॉइंट्स हैं, है ना। राष्ट्रीय कल्याण और लोक कल्याण शिवाजी महाराज के शासन के मूल तत्व रहे हैं। पीएम ने एड्रेस करते हुए क्या कहा है, वो कुछ पॉइंट्स हम देख रहे हैं। राष्ट्रीय कल्याण और लोक कल्याण शिवाजी महाराज के शासन के मूल तत्व रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे शिवाजी महाराज ने हमेशा भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने को सर्वोपरि महत्व दिया है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का प्रतिबिंब एक भारत श्रेष्ठ भारत की दृष्टि में देखा जा सकता है। ठीक है ना डियर, कैसे कनेक्ट करेंगे फैक्ट को, तो चलिए चलते हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करें कनेक्ट करने की, तो पीएम ने एड्रेस किया है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे पीएम एड्रेसेस 350th ईयर ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है डियर, और राज्याभिषेक कोरोनेशन डे कौन सा डे था भाई? कोरोनेशन डे, कोरोनेशन डे। तो पीएम ने एड्रेस किया है। ठीक है, ये यहां पर केवल इतना ही पॉइंट यहां पर कनेक्ट हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें डियर लास्ट ईयर 2022 में फ्लैग ऑफ द नेशन, हम बात करें फ्लैग ऑफ द इंडियन नेवी का जो फ्लैग है डियर प्रेजेंट टाइम फ्लैग ये हो गया है। इंडियन नेवी का जो फ्लैग है विद द आइडेंटिटी ऑफ ब्रिटिश रूल हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द एम्बलम ऑफ शिवाजी महाराज को ध्यान में रखते हुए फाइनली इसको क्या किया गया है, लास्ट ईयर ही चेंज कर दिया गया था 2022 में। बस ये फैक्ट है एक जो कि हमें पता होना चाहिए। अगर हम यहां पर कुछ फैक्ट्स की बात कर लें, अगर ब्रिटिश
शासन की पहचान वाले भारतीय नौसेना के झंडे को, ब्रिटिश सरकार की पहचान वाले भारतीय नौसेना के झंडे को शिवाजी महाराज के प्रतीक चिन्ह से क्या कर दिया गया था, बदल दिया गया है। अगर कुछ फैक्ट की बात करें, देवनागरी में नौसेना का जो आदर्श वाक्य है वो यहां पे लिखा हुआ है ना, इस फ्लैग में यहां पर रिप्रेजेंट है सम नो वरुणा, सम नो वरुणा। अगर हम बात करें तो ये सितंबर 22 में इंडियन नेवी का फ्लैग जो है वो शिवाजी महाराज के एम्बलम के आधार पर इसको चेंज कर दिया गया। पहले ये ब्रिटिश एम्पायर के रूल को दिखाता था, रेड क्रॉस था, वो रेड क्रॉस यहां से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और ये कब हुआ है, सितंबर 22 में हुआ है। कुछ और बात की अगर हम बात करें, आईएनएस विक्रांत को जब कमीशन किया गया था उसी टाइम पे ये अष्टकोणीय जो आकृति है ये इस फ्लैग में क्या की गई है, ऐड की गई है। और ये फ्लैग इंडियन नेवी का फ्लैग है, फ्लैग ऑफ द इंडियन नेवी। इसके साथ ही अगर हम बात छत्रपति शिवाजी की थोड़ी सी बात कर ले डियर, तो भारत के वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अगर हम बात करें तो इंडियन नेवी के फादर के रूप में इनको जाना जाता है, इंडियन नेवी के फादर के रूप में जाना जाता है। 1674 में 1674 ईस्वी में भारत में पहली बार शिवाजी महाराज के द्वारा इंडियन नेवी फोर्स की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1674 में इंडियन नेवी फोर्स की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, शिवाजी महाराज के द्वारा की गई थी। इसी वजह से इसको इंपॉर्टेंस दिया गया और इन्हीं के एम्बलम के बिहाफ पर फ्लैग ऑफ द इंडियन नेवी को क्या किया गया, चेंज किया गया है। फिर इसके बाद बात करें, अगर डियर बात करें शिवाजी महाराज के टाइम की, तो 800 से भी ज्यादा समुद्री जहाज थे उस टाइम पर। ऐसा इन्होंने किया क्यों था, समुद्री लुटेरे, ब्रिटिशर्स की बात करें, अरब की बात करें, पुर्तगालियों की बात करें, उनसे गोवा को, कोंकण के समुद्री इलाकों को, गोवा और कोंकण के समुद्री इलाकों को क्या करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए ऐसा किया गया था। ठीक है डियर, तो आप समझ सकते हैं कि हम बात करें अगर इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी की स्टार्टिंग या ओरिजिन कहां से निकल कर आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज से ही निकल कर आता है। उस टाइम पे 800 समुद्री जहाज हुआ करते थे। 1674 में इंडियन नेवी का क्या हुआ था, शुभारंभ या शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये फैक्ट आपके लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और पॉइंट्स यहां पर बोल रहे हैं। एड्रेस करते हुए प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या बोला है, शिवाजी महाराज ने गुलामी की मानसिकता को समाप्त कर लोगों को राष्ट्र निर्माण के लिए क्या किया, प्रेरित किया। नेक्स्ट पॉइंट पे, छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी दृष्टि के कारण इतिहास के अन्य नायकों से क्या थे, बिल्कुल अलग हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता, विचारधारा और न्याय ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। ठीक है, तो इस तरह के पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। जो भी हमने फैक्ट्स यहां पे देखिए, पीएम ने एड्रेस किया, 350th ईयर ऑफ द छत्रपति शिवाजी महाराज का कोरोनेशन डे है। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिस्कस हुई। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज अपॉइंटमेंट निकल कर आ रहा है, अजय यादव जी का अपॉइंटमेंट है एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं ये सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के, SECI शॉर्ट फॉर्म में अगर हम ध्यान रखें तो हमें क्या ध्यान रखना है, SECI ध्यान रखना है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो चलिए कनेक्ट करते हैं न्यूज को डायरेक्टली। नाम क्या आ रहा है भाई, श्री अजय यादव। तो फाइनली डायरेक्टली आप लिख लेंगे क्या, श्री अजय यादव, श्री अजय यादव। एरो आ गया, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट भाई ये अपॉइंटमेंट कहां पर है, तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, बिहार कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो बस इतना ही पॉइंट यहां पर ध्यान रखना है। न्यू एमडी बने हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, न्यू एमडी ऑफ कॉर्पोरेशन, न्यू एमडी ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर हम बात करें इनकी डियर, इनके बिहार कैडर के 2005 बैच के IAS अधिकारी हैं श्री अजय यादव ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का पदभार क्या कर लिया है, संभाल लिया है। ठीक है, आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे। स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट से, आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज, नेक्स्ट देखिए क्या बात कर रहे हैं। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज अ मिनी रत्नम कैटेगरी में आती है डियर, मिनी रत्नम कंपनी कैटेगरी में आती है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, CPSE सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 2011। अगर हम बात करें सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक मिनी रत्नम श्रेणी में आती है, मिनी रत्नम फर्स्ट श्रेणी में आती है और एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जिसे वर्ष 2011 में क्या किया गया था, निगमित किया गया था, कॉर्पोरेट किया गया था।
ठीक है डियर, आई होप इतना क्लियर है। बिल्कुल स्टैटिक फैक्ट्स आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से क्या करेंगे, रेज करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट देखिए, एक और पॉइंट यहां पर निकल कर आ रहे हैं, देख लेते हैं। एसईसीआई की बात हो रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की प्राथमिक कार्यान्वयन एजेंसी है। हम बात करें एसईसीआई की। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में अक्षय ऊर्जा योजनाओं और परियोजनाओं के लिए भारत सरकार क्या है, तत्पर है। एसईसीआई जो हमने अभी देखा, जस्ट इज सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है डियर, चलिए इसी के साथ ही नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है। BIS द ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस किया है 31 इंडियन स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू आयुष। भारतीय मानक ब्यूरो आयुष से संबंधित 31 भारतीय मानकों का परिचय यहां पर दिया गया है। एज अ इंफॉर्मेशन आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। क्रिएटिंग स्टैंडर्डाइजेशन इन आयुष। और आयुष डियर बात करें, आयुष जो वर्ड आ रहा है ये हमने बहुत पहले ही आपको बताया था। आयुष में बात करें तो A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, U फॉर उनानी, S फॉर सिद्धा और H फॉर होम्योपैथी। तो फटाफट देखते हैं पॉइंट्स को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो डायरेक्टली आपको क्या लिखना है यहां पर, BIS। ठीक है ना डियर, BIS लिख लेंगे और BIS स्टैंड्स फॉर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इस तरह से आपका एरो आ जाएगा। कितने, 31 यहां पर इंडियन स्टैंडर्ड्स दिए जा रहे हैं। कितने, 31 इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, 31 इंडियन स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू आयुष, रिलेटेड टू आयुष। भारतीय मानक ब्यूरो ने हाल ही में आयुष से संबंधित 31 भारतीय मानकों को पेश किया है, जिसमें 30 जड़ी बूटियां, एक उत्पाद और स्टेनलेस स्टील नेटी पॉट शामिल है। क्लियर है इतना? चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए डियर देखते हैं क्या फैक्ट्स, क्या पॉइंट्स हो रहे हैं। फाइनली जैसे हमने अभी इससे पहले जस्ट इज क्या, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इंडियन स्टैंडर्ड्स के कितने 31 इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं यहां पे, और रिलेटेड टू किससे, आयुष से बिलोंग कर रहे हैं। आयुष मैंने आपको बताया A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, U फॉर उनानी और S फॉर सिद्धा और H फॉर होम्योपैथी। ठीक है, तो चलते हैं कुछ पॉइंट्स की तरफ, देखते हैं क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। फर्स्ट इज यहां पर देखिए क्या आ रहा है, इन लाइन विद दिस इनिशिएटिव BIS हैज सेट अप एन एडिशनल डिपार्टमेंट डेडिकेटेड टू आयुष, फर्दर स्ट्रेंथनिंग its standardization framework. BIS has also initiated efforts to prepare international standards in collaboration with the International Organization for Standardization. ठीक है डियर, तो फाइनली जो ये पॉइंट्स बताए यहां से आप इसको ध्यान रख सकते हैं सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो ISO का यहां पर क्या किया गया है, सहयोग से अंतरराष्ट्रीय मानकों के लिए तैयार करने के प्रयास भी क्या किए जाएंगे, शुरू किए जाएंगे। तो डायरेक्टली आपको यहां पर वही ध्यान रखना है। देखिए 30 क्या है, 30 हब्स हैं, 30 हब्स जड़ी बूटियां हैं, 30 हब्स हैं, 1 प्रोडक्ट है और आपका स्टेनलेस स्टील नेटिल पॉट आ जाएगा। ठीक है ना, जो हमने यहां पर देखा था, कहां गया आपका स्टेनलेस स्टील नेटी पॉट, स्टेनलेस स्टील नेटी पॉट। ठीक है डियर, चलिए देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। नहीं, नेक्स्ट न्यूज आ रही है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चले तो बात हो रही है MH-60R ने INS विक्रांत पर पहली लैंडिंग की है। तो डियर INS विक्रांत की पहली लैंडिंग हुई है और ये हेलीकॉप्टर है MH-60R जिसके द्वारा ये लैंडिंग की गई है। तो चलिए देखते हैं क्या पॉइंट्स और फैक्ट्स हो रहे हैं, कैसे हम इसे कनेक्ट करेंगे। तो फाइनली बिल्कुल देखते हैं कैसे कनेक्ट करेंगे। तो डियर डायरेक्टली हम यहां पर क्या, भाई किसकी बात हो रही है, हेलीकॉप्टर है तो MH-60R है ना, MH-60R लिख दिया, एरो बना दिया, एरो के ऊपर हम क्या फैक्ट्स लिखेंगे, INS विक्रांत, INS विक्रांत। ठीक है, INS विक्रांत, और ये फर्स्ट लैंडिंग हुई है INS विक्रांत की, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, फर्स्ट लैंडिंग, फर्स्ट लैंडिंग। और INS विक्रांत की अगर हम बात करें तो इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट है। ठीक है ना, एयरक्राफ्ट।
ठीक है, इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट है आपका। और ये मल्टी रोल, अगर हम बात करें इसकी मल्टी रोल 60 रोमियो हेलीकॉप्टर है। रोमियो हेलीकॉप्टर है, आईएनएस विक्रांत में फर्स्ट लैंडिंग की है, इंडिजीनियस बिल्ट एयरक्राफ्ट है। तो वही बात की गई है, भारतीय नौसेना के MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर ने स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर अपनी पहली लैंडिंग, सफल लैंडिंग कर ली है। ठीक है डियर, चलिए देखते हैं कुछ और पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। MH-60R हेलीकॉप्टर एक बहुमुखी मंच है जो अपनी असाधारण ASW निगरानी, जहाज रोधी और खोज और बचाव क्षमताओं के लिए जाना जाता है। एज अ इंफॉर्मेशन यहां पर ये पॉइंट्स ऐड किए गए हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। MH-60R हेलीकॉप्टर अमेरिकी रक्षा कंपनी, जो MH-60R हेलीकॉप्टर है डियर, ये किस कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है? तो ये जो हेलीकॉप्टर है आपका, ये अमेरिकी रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन के द्वारा तैयार किया गया है। लॉकहीड, कभी कभी ये पॉइंट पूछ देते हैं, तो लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन के द्वारा तैयार किया गया है। और हम आईएनएस विक्रांत की बात करें तो वो कैसा है? इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है ना डियर, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो फटाफट से आप लोग क्या स्क्रीनशॉट जो लोग लेना चाहते हैं फटाफट ले सकते हैं, है ना? बिल्कुल। नेक्स्ट इज आपका ये पॉइंट था, ठीक है। नेक्स्ट इज लास्ट इज, अगर हम चले तो न्यूज आ रही है भाई, इंडिया कंडक्ट सक्सेसफुली ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल। भारत ने अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण कर लिया है, सफल प्रशिक्षण हुआ है। तो ये सक्सेसफुली ये परीक्षण कहां पर? तो उड़ीसा के वेहलर द्वीप से, जिसे वेहलर द्वीप का नाम अब किस नाम पे भाई चेंज कर दिया गया है? बिल्कुल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर इसको चेंज कर दिया गया है। तो अग्नि फर्स्ट का हमने सफल परीक्षण किया है। तो चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट्स कैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो भाई सबसे पहले क्या, अग्नि फर्स्ट एरो, ठीक है, अग्नि फर्स्ट एरो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है, सक्सेसफुली लॉन्च्ड है ना। अग्नि फर्स्ट सक्सेसफुली लॉन्च्ड कहां से? उड़ीसा। और उड़ीसा का कौन सा द्वीप है भाई? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं, जिसे उड़ीसा के वेहलर द्वीप से, है ना। तो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण कल उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सामरिक बल कमान द्वारा किया गया है। तो आई होप क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है डियर, इतना। चलिए नेक्स्ट इज, हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। वन बाय वन क्वेश्चंस को देखेंगे, जो भी लास्ट वीक के हमारे क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ, ठीक है। जैसा कि देखिए बिल्कुल बोला है, समटाइम्स योर स्कोर, जो भी हम स्कोर करते हैं कुछ ना कुछ हम लर्न करते हैं। जरूरी नहीं कि हमारे सारे क्वेश्चंस क्या हो, राइट हो, रॉन्ग भी होते हैं। तो आगे इन फ्यूचर हम उसके लिए प्रिपेयर होते हैं और फिर आगे वो क्वेश्चंस कभी हमारे गलत नहीं होते, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच कंट्री डज नोर्डोम सिहोमोनी द रिसेंटली अराइव्ड गेस्ट रेन एज किंग। भाई हाल ही में आए मेहमान नोर्डोम सिहोमोनी किस देश के राजा हैं? बिल्कुल न्यूज के फॉर्म में भी हमने डिस्कस किया था। ऑप्शंस यहां पे अवेलेबल हैं, नेपाल, कंबोडिया, लाओस या फिर कानपुर। तो बिल्कुल फटाफट से आप लोग इसको क्या कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर्स करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर इज कंबोडिया, ठीक है ना। कंबोडिया के आपके राजा हैं, है ना। तो एक्सप्लेनेशन भी यहां पे दिया हुआ है, किंग नोर्डोम सिहोमोनी की बात हो रही है, डिटेल में बिल्कुल न्यूज डिस्कस हुई थी डियर, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज, भारत में 2022 में 5 साल से कम उम्र के स्टंट बच्चों की संख्या में कितने करोड़ कमी दर्ज की गई है, जो 2012 की तुलना में स्टंटिंग की कमी का संकेत है। तो डियर यहां पर देखिए ऑप्शंस दिए हुए 1.3 करोड़, 1.4 करोड़, 1.5 करोड़ या फिर 1.6 करोड़। तो फटाफट से आंसर्स करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 1.6 करोड़, 1.6 करोड़। एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है डियर, आप एक्सप्लेनेशन से देख सकते हैं क्या एडिशनल फैक्ट और पॉइंट्स हो रहे हैं। नेक्स्ट इज, हु वाज स्वॉर्न इन एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। बिल्कुल ये भी न्यूज हम लोगों ने डिस्कस की थी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? राजपाल सिंह यादव, सतबीर भरद्वाज, देवेंद्र सिंह
या फिर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव? तो राइट इज प्रवीण कुमार श्रीवास्तव यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और अदर फैक्ट्स आपके एक्सप्लेनेशन में ऐड ऑन है, फाइनली आप इनको यहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज विच अभियान वॉज लॉन्च टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजेक्शन इन 50,000 ग्राम पंचायत? तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फाइनली आप लोग देख लेंगे राइट आंसर क्या होगा। समर्थ अभियान, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा के नाम से जानते हैं, मिशन कर्मयोगी, और देन नेक्स्ट इज लास्ट इज राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका समर्थ अभियान। समर्थ अभियान यूनियन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर्स गिरिराज सिंह जी के द्वारा इसको क्या किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था समर्थ अभियान को। ठीक है डियर, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू विच प्रोफेशन डिड द लेट G.H. नायक बिलोंग? सर ये G.H. नायक किस पेशे से संबंधित हैं? अभी इनका हाल ही में निधन हुआ। तो ये राइटर एंड लिटरेरी क्रिटिक हैं, हिस्टोरियन है, या फिर डायरेक्टर है, या फिर प्रोड्यूसर है? तो फटाफट से हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं। तो राइट इज राइटर एंड लिटरेरी क्रिटिक हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। ऑप्शंस यहां पे दिए हुए हैं, गोविंद्री एच नायक है ना, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। रिनाउंड राइटर एंड लिटरेरी क्रिटिक हैं। ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88 इन मैसूर ड्यू टू हार्ट अटैक। ठीक है डियर, तो बिल्कुल हमें ध्यान रखना होता है जो भी ऑब्चुरी होती है कि डायरेक्टली किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, डायरेक्टली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान MDNIY ने किस शहर में मेगा योग महोत्सव का आयोजन किया है? ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, या फिर गुवाहाटी। तो राइट आंसर इज हैदराबाद। हैदराबाद आपका यहां पर राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशंस में और एडिशनल फैक्ट्स आपके दिए हुए हैं, तो फाइनली आप यहां से देख सकते हैं MDNIY मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। नेक्स्ट इज Which of the following gates is not among the gates of the new लोकसभा बिल्डिंग? निम्नलिखित में से कौन सा द्वार नए लोकसभा भवन के द्वारों में से नहीं है? ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल हैं, ज्ञान द्वार, शेष द्वार, शक्ति द्वार, या फिर कर्मा द्वार। तो डियर राइट आंसर की तरफ चले तो राइट इज शेष द्वार। शेष द्वार आपका यहां पर राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, फाइनली आप यहां से देख सकते हैं। फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज कौन सा देश 2024 में प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मताधिकार लागू करने के लिए तैयार है? विच कंट्री इज सेट टू इंट्रोड्यूस डायरेक्ट यूनिवर्सल सफरेज इन 2024? ऑप्शंस इज श्रीलंका, स्पेन, सोमालिया, या फिर स्वीडन। तो राइट इज सोमालिया। सोमालिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। Somalia was announced plans to introduce direct universal suffrage in 2024. Next is भारत को अपनी दूसरी जल विद्युत परियोजना स्थापित करने की स्वीकृति किस देश से मिली है? ऑप्शंस है रसिया, जर्मनी, फ्रांस एंड नेपाल। तो फटाफट से आप लोग राइट आंसर करेंगे। ठीक है डियर, चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर इज नेपाल। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। SJVN देखिए आया हुआ है। SJVN स्टैंड्स फॉर सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ये भी न्यूज हम लोगों ने करंट अफेयर्स के लास्ट डेज में, लास्ट वीक में क्या की थी, डिस्कस की थी। ठीक है डियर, चलिए लास्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज प्रेसिडेंट रेसेप ताइप एर्डोगन रिसेंटली वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन अ रन ऑफ वोट? किस देश के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने हाल ही में एक रन ऑफ वोट में राष्ट्रपति चुनाव जीता? ऑप्शन हैं आपके तुर्कमेनिस्तान, टर्की, तजाकिस्तान, या फिर बुल्गारिया। तो फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर्स कर देंगे। राइट आंसर इज टर्की। टर्की आपका राइट हो जाएगा। प्रेसिडेंट रेसेप ताइप एर्दोगन ऑफ टर्की इमर्ज्ड विक्टोरियस इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थ्रू अ रन ऑफ वोट। तो ये डियर हमारे आज के MCQs थे। अब हम चलते हैं जो एक नया हमने शुरू किया था इनिशिएटिव, फाइनली यू आर अ विनर, यानी कल का जो क्विज क्वेश्चन था उसका राइट आंसर किसने सबसे पहले किया है, फाइनली फटाफट से हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट विनर की तरफ। फर्स्ट विनर है हमारे भाई, अगर हम बात करें तो मनुजीत ने सबसे पहले किया था राइट आंसर, है ना। मनोजीत के द्वारा सबसे पहले राइट आंसर किया गया था, और ये आइडेंटिफाई यहां पर दो लोगों को मैंने सेलेक्ट किया है क्योंकि कोई भी यहां पर गैप नहीं रहा है। 14 मिनट यहां पे भी है, यहां पे भी। मुस्कान कुमारी और मोनजीत ये हमारे क्या है, फर्स्ट विनर है कल के आंसर के। तो राइट आंसर यहां पर क्या था, बिल्कुल मैक्सिको था, और मोनजीत और मुस्कान ने राइट आंसर किया है।
सेकंड विनर की तरफ चले तो सेकंड विनर है सीनू तिवारी, गेटवे ऑफ द अंडरवर्ल्ड मैक्सिको, इन्होंने भी राइट आंसर किया है, तो ये हमारी सेकंड विनर है। थर्ड विनर इज पूजा, थर्ड विनर है पूजा जंगिट, इन्होंने भी राइट आंसर किया है, तो ये डियर हमारे थर्ड विनर है। तो फाइनली आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका सेशन कंप्लीट होने के बाद जस्ट आप लोग उसका आंसर करेंगे, है ना। जो सबसे फास्ट आंसर करेगा वो फर्स्ट विनर होगा, एंड फिर सेकंड विनर, एंड फिर थर्ड विनर, ठीक है। वॉलंटियर्स में देखें तो वॉलंटियर्स में आ रहे हैं प्राचिका प्रजापति, ये फाइनली लास्ट डे पे क्या फर्स्ट विनर थी, ये यहां पर अब वॉलंटियर्स में आई हैं, ठीक है, क्योंकि आंसर्स थोड़ा डिले हो गया था इस वजह से, ठीक है डियर। तो ये हमारे वॉलंटियर्स थे, और चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो अब आज के सेशन का क्वेश्चन क्या होगा, तो सेशन जैसे ही इंडअप होगा फाइनली आप फटाफट से उसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, सेशन इंडअप होते ही, ठीक है। तो हमारा क्विज क्वेश्चन है आज का, Who has been appointed as the Chief Justice of हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं, MS रामचंद्र राव, वीरेंद्र ठाकुर, या फिर तरेंद्र दास, या फिर विजय कुमार श्रीवास्तव। तो सेशन इंडअप होते ही फाइनली फटाफट से आप लोग राइट आंसर करेंगे, जो सबसे पहले राइट आंसर करेगा वो फर्स्ट विनर होगा, एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड वॉलंटियर्स, ठीक है। तो डियर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आई होप आज की क्लास को आपने एंजॉय किया होगा, इसी के साथ ही जुड़ते रहे, ठीक है। फाइनली नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी तरह के करंट अफेयर्स के साथ, एमसीक्यूज के साथ, क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.